नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखिका सुनीता जैन जी की कहानी काफ़ी नहीं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए काफ़ी नहीं। हुआ वही जिसका डर था। हमारी फ्लाइट न्यूयॉर्क में ही फंस गई। 2 घंटे देर से चले हम। परसों भी ऐसा ही हुआ था। यह कल के अखबारों में छपा था। एक भारतीय मूल के कलाकार लंबा काला कुर्ता पहने थे, लंबे बाल, कश्मीर में जन्म, हिंदू होने के बाद भी कुछ संदिग्ध सा नाम। उन्होंने लाख समझाना चाहा, मैं एक संतूर वादक हूँ, भारत का पद्मश्री हूँ, पर नहीं। उन्हें और उनके बेटे को तो रोक ही लिया गया और बाकी के यात्री भी लेट हुए। उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। गनीमत की 2 घंटे देरी से हमारी यात्रा आरंभ हुई, पर अब फ्रैंकफर्ट से ठीक समय अगली फ्लाइट जा रही थी। तो भी मेरा सिर दुख रहा था। असहायता की पराकाष्ठा हो गई है आजकल अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में। जाने कौन आपको धर दबोचे या किसी अन्य कारण आप बीच राह में ही राख हो जाएं। एक झुरझुरी सी हुई। इस ख्याल को मन से दूर करने की कोशिश की मैंने। अब 15 मिनट शेष थे। सभी यात्री बैठ चुके थे। मेरे पास आइल सीट थी। बीच की एक खाली और खिड़की वाली सीट पर केरल का एक युवक। कुल मिलाकर सब ठीक ही था। बीच की सीट खाली होने से तनिक हाथ पैर फैलाने की सुविधा होगी। अब तो किसी की यात्रा में कोई सीट खाली नहीं होती। सभी फ्लाइट ठसाठस भरी होती हैं। और यह केरल वाला तो वैसे भी नहीं बोलेगा। ये लोग अपनी ही दुनिया में जीते हैं। तो यह 8 घंटे थोड़े शांति से कटने की संभावना थी। मैंने जैसे ही यह सोचा, एक लंबी तगड़ी महिला हमारी ओर झपटती सी नजर आई। ओफ, यह बीच की सीट इसी की होगी। वह भागती आई थी और हाँफ रही थी। हाथ का सामान उसने किसी तरह ऊपरी ओवरहेड बनी जगह में ठूंसा और स्वयं हम दोनों के बीच एक्सक्यूज मी कहती धंस गई। हरा सलवार कमीज, काफ़ी सारा सोने का गहना, क्या पता नकली ही हो, होठों पर भद्दी सी लिपस्टिक। मैंने दूसरी ओर मुंह करके आंख बंद कर ली। वह समझ जाएगी कि मैं बात नहीं करना चाहती। सामान्यतः इतनी अभद्र मैं नहीं होती, पर आज जैसे तैसे दिल्ली पहुंच जाऊं, फिर शायद कई वर्ष विदेश यात्रा की ना सोचूं, कम से कम अमेरिका की तो नहीं। वे दिन अब जा चुके जब आप यूरोप या अमेरिका बड़ी शान से लहराते जाते थे। मुस्कुरा मुस्कुरा कर एयरपोर्ट पर सहयात्रियों से बातें करते थे, पते अदलते बदलते थे, दोबारा मिलने के पत्र लिखने के वायदे करते थे। अब कोई एक दूसरे की ओर देखता तक नहीं। हर व्यक्ति संदेह के घेरे में, हर कोई संदेह भरा, अपना बैग संभालता चुपचाप बैठा, आंख बचाए। मुझे लगा कि महिला को सीट की पेटी बांधने में कठिनाई हो रही है, किंतु मैंने सहायता करने की चेष्टा नहीं की। शायद खिड़की वाले यात्री ने सहायता की हो। भोजन आने तक वह महिला भी आंख बंद कर बैठी रही, मैं भी। क्योंकि वह मुझसे ना बोली तो मैं अपने मन में तनिक ढीली हुई उसके प्रति। खाने के समय एयर होस्टेस पूछ रही थी, वेजिटेरियन लेंगे या चिकन डिनर में। महिला ना समझ पा रही थी, ना अपनी बात ठीक से समझा पा रही थी। मैंने ही सहायता की कि वह क्या खाएगी, क्या पिएंगी। मन में सोचा कि कहाँ से उठकर आई है यह, ना हिंदी जानती है ना अंग्रेजी। ऐसे यात्री कैसे विदेश में काम चलाते हैं। उसने मुझे उसकी सहायता करने के लिए धन्यवाद किया। थैंक यू। खाना समाप्त हुआ तो नींद नहीं आ रही थी। फिल्म देखने में मेरी रुचि ना थी। देखा वह भी जागी थी। कम से कम 6 फीट 2 इंच कद, उसी अनुपात में बड़े बड़े हाथ, नाखून रंगे हुए, बालों का जूड़ा, हाथ में चूड़ा। 40 से तो कुछ ऊपर की ही लगती थी। मुझे कुछ हंसी भी आई, थोड़ी जिज्ञासा भी, लेखक होने के नाते।
पर मैं बात शुरू करना न चाहती थी। तभी उतरने से पहले भरे जाने वाले कार्ड आ गए, एक सफ़ेद एक हरा। वह थोड़ा घबराई, पंजाबी में बोली, एदा की करा, इसका क्या करूं? भरिए, मैंने कहा। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो, मुझे नहीं आता भरना, वह पंजाबी में मुझे कह रही थी। मुझे दया भी आई और गुस्सा भी। सच में ऐसे यात्री कैसे विदेश में अपना काम चलाते हैं? मैं पंजाबी बोल नहीं सकती पर समझती खूब हूँ, क्योंकि मैं बचपन में कई वर्ष पंजाब में रही थी। मैंने उसका पासपोर्ट निकलवाया, उससे पूछ पूछ कर उसके कार्ड भर दिए। कुछ सूचनाएं उसके पास कागज में लिखी हुई थी इसी काम के लिए। कार्ड भरकर जाने क्यों हम दोनों एक दूसरे के निकट सी हो आईं। वैसे भी दिल्ली पहुंचने में अब 2-2.5 घंटे ही बचे थे। जर्मनी क्या करने गई थी या वहीं रहती हो? मैंने पूछा। नहीं, मेरा घर वाला वहाँ रहता है, पहली दफ़े गई थी, अभी शादी हुई है। उसने भेद भरी मुस्कुराहट बिखेरी। कितने दिन रहीं? 2 महीने। छोटा लड़का वहीं पिंड में है, अमरसर के पास, इसलिए ज़्यादा नहीं ठहर सकी। छोटा बेटा? अभी तो शादी हुई कह रही थी, तो क्या बड़ा बेटा भी है? एक बड़ा है। उसने जैसे मेरे भीतर उठ रहे प्रश्न को सुन लिया। वह तो अपने पिता के साथ जर्मनी में ही रहता है, रेस्टोरेंट के काम में मदद करता है। इतना बड़ा कैसे हो गया? 16 साल का है नरेंद्र। असल में हमारी शादी तो 18 साल पहले हुई थी, अभी तो दोबारा हुई है। तो क्या तलाक हो गया था? वह हंसी, बड़ी रहस्यमय और गहरी प्रसन्नता की हंसी। नहीं नहीं, मेरा घरवाला 12 साल पहले जर्मनी चला गया काम के वास्ते। वहाँ के वीज़ा के लिए वो अपनी जर्मन मालकिन के साथ रहने लगा, जिसका रेस्टोरेंट था। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। नहीं, डाइवोर्स नहीं लिया मुझसे। उस औरत को बताया थोड़े कि हमारी शादी हुई थी। उसे तो यही बताया कि वह कुंवारा है। और तुम्हें? मुझे तो बता दिया कि शादी कर रहा है वीज़ा के लिए, कुछ साल घर नहीं आ सकता। जब पक्का वीज़ा वगैरह बन गया तब आता जाता रहता था हमारे पास। धीरे धीरे नरेंद्र को भी ले गया, उसे उसी जर्मन औरत को गोद दिलवा दिया। पर उसे तो यही मालूम था कि तुम्हारा पति कुंवारा है। हाँ, मेरे घर वाले ने उसे बताया कि नरेंद्र उसकी बहन का बेटा है। इस तरह उसे ले गए। वह वहीं पढ़ने लगा। तब तक मेरा छोटा लड़का पैदा हो गया, महेंद्र। वह तो अभी 2 साल का है। वह फिर आत्ममुग्ध सी हंस रही थी। लेकिन कागज, कागज कैसे बने? लड़के के माता पिता का नाम, जन्म, सब कैसे साबित किया जर्मनी ले जाने से पहले? मैं सचमुच हैरान थी। वह फिर हंसी। हंसते हुए वह बुरी भी न लग रही थी, जैसे कोई संपूर्ण समर्पित महिला हो, संतुष्ट भी। वह तो जी सब हो जाता है। घर वालों ने मदद की, कागज बनवा दिए दूसरों के नाम हमारा बेटा दिखाकर। तो फिर तुमने दोबारा शादी कैसे की? क्यों की? उसने मेरी ओर ऐसे देखा मानो कह रही हो, तुम्हें इतनी सीधी बात समझ क्यों नहीं आती? प्रत्यक्ष में बोली, क्योंकि तो कोई बात नहीं है ना। उसने तो जर्मन औरत से शादी सिर्फ वीज़ा के लिए की थी। जब वीज़ा पक्का हो गया तो कुछ साल उसके साथ रहना ज़रूरी था, नहीं तो भेद खुल जाता, वह पुलिस में पकड़वा देती। 10 साल बाद तलाक देने में कोई परेशानी खड़ी नहीं होती, पूछताछ नहीं होती। तो जब सब ठीक ठाक सा लगा, उसने उस जर्मन औरत को सब बता दिया, या वो खुद ही उसे पता लग गया कि वह शादीशुदा है और नरेंद्र उसी का बेटा है। औरत ने तलाक दे दिया। वो तो जी वैसे भी काफ़ी बड़ी थी, उसके बच्चे तो होने नहीं थे, साथ रहकर क्या करती? और होटल, वह तो पार्टनरशिप में डलवा ली थी ना मेरे घर वाले ने। आधा बिजनेस उसे मिल गया। डाइवोर्स देकर वह इंडिया आया और मेरे से कोर्ट में शादी की, सब कागज बनवाए। अब वीज़ा भेजा तो मैं जर्मनी गई। और छोटा बेटा, हमने उसका जिक्र नहीं किया कागजों में। धीरे धीरे उसे भी अडॉप्ट कर लेंगे।
तुम्हें बुरा नहीं लगा उसका 10 साल किसी और के साथ रहना, और तुम्हारे भी? ओ जी, हमारे और बच्चों के लिए ही तो कर रहा था वह सब। बुरा तो लगता था कभी कभी, पर क्या करें, तरक्की वास्ते करना पड़ता है। सब करते हैं। अभी कनाडा से एक मियाँ बीबी आए, हमारे गांव के ही हैं। दोनों वहां से तलाक लेके आए। बड़े दिन से वो वहां रह रहे थे, वहीं के सिटीजन हो गए, तब तलाक लेकर आ गए। आकर जनानी ने अपने भाई से शादी रचाई कागजों पर, आदमी ने अपनी बहन से, बस कागजों पर जी। और इस तरह दोनों अपने भाई बहन को कनाडा निकाल कर ले गए। थोड़े दिन पीछे कागजों में तलाक ले लेंगे। चारों साथ ही रहते हैं। मियाँ बीवी पहले की तरह ही मियाँ बीवी हैं। उनके भाई बहन नौकरी पे लग गए हैं, कमा खा रहे हैं। डाइवोर्स हो जाएगा तब वो भी वहीं के किसी लड़के लड़की से ब्याह कर लेंगे। करना पड़ता है जी, सब करते हैं तरक्की वास्ते। मेरा जी कच्चा कच्चा हो रहा था। सब करते हैं। अपने देश के कानून को धोखा, दूसरे देश के कानून को धोखा, एक भरोसा करने वाली औरत को धोखा, अपने बच्चों को अपने ही बच्चे न कहे फर्जी माँ बाप के बच्चे दिखलाना क्यों करना पड़ता है? किस तरक्की खातिर अपने जमीर, अपने खुदा, अपने समाज को धोखा? इतना तो गरीब भी नहीं है मेरे देश का पंजाब। मैं भी तो वहीं पली थी कभी। मैंने देखे हैं लहलहाते गेहूं के खेत, फलों के बगीचे, सब्जियों से पटी धरती। मैंने देखा है कुओं में छरछराता पानी, धान की फसल, और हर घर की गौशाला से आता गाढ़ा ताजा दूध बाल्टी भर। देखी है सुबह को मक्खन पड़ी छाछ और दोपहर को मकई की रोटी और हरा साग। क्या यह काफ़ी नहीं इज्जत से जीने को? मुझे याद आया, कुछ वर्ष पहले मिल्वाकी में भी एक व्यक्ति मिला था। पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसने भी ऐसी ही कुछ कहानी सुनाई थी। पहले काली अमेरिकी औरत से शादी की, फिर अपनी ब्याहता को गांव जाकर ले आया। याद आई एक प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका की रिपोर्ट। वह भारतीय मूल के उन हजारों अवैध अप्रवासी लड़कों से मिली जो पकड़े जाने पर जर्मनी की जेलों और पुराने किलों में बंद हैं। न उनका कोई वकील, न पैरवी, न माता पिता को उनके मरने जीने की कोई सूचना। कैसे वे गिड़गिड़ा रहे थे अपने देश लौट आने को, कैसे चले गए थे विदेश बसने के लोभ में, अपने पुश्तैनी खेत खलिहान मकान बेचकर, बूढ़े माँ बाप को कर्जों में डुबाकर। याद आई एक तुक, बिना संतोष नहीं कोई राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। यह किसने कही थी, लिखी थी? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।